ओके तो नमस्कार सिलगुजो, आपस में आगे एक नई भयानक स्टोरी लेके। ये कहानी फाइनली बहुत टाइम बाद मेरी खुद की है। मतलब मेरे खुद के साथ नहीं हुई, बट मैं खुद ही इंसान हूँ। जैसे लोग सुनाते हैं ना कि मेरे दादा की चाचा की स्टोरी, वैसे मैं इंसान हूँ जिसके दादा की स्टोरी है। दादा की भी नहीं, एक्चुअली स्टोरी है दादाजी के फ्रेंड की। ये बचपन की स्टोरी है, जब मैं छोटा था, आई थिंक 10-12 साल का। स्टोरी सही से मुझे याद नहीं थी, तो मैंने रिवाइज एक बार की थी उनसे पूछ के। तो अभी फाइनली अच्छा टाइम आगे बताने का आपको। दादाजी जो है, उनके एक फ्रेंड थे जो काफ़ी टाइम पहले, जब मैं 10-12 साल का था, हम लोग कजिन सारे मिले थे गांव में, तब वो आ रखे थे। एंड हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो सब जाके यहाँ पे बैठ गए कि दादाजी स्टोरी सुनाओ, दादाजी स्टोरी सुनाओ। तो वो ना आए थे, मतलब जब भी आते थे तो स्टोरी सुना देते, अलग अलग स्टोरीज। कभी किसी ने क्या करा, कुछ ने कैसे पूजा पाठ किए, भूत कैसे होता है, ऐसे इन भूतों की स्टोरी सुनने में मजा आता है बच्चों को। तो हमने उनसे इंसिस्ट किया कि एक स्टोरी सुनाओ प्लीज, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाओ, ऐसी स्टोरी जो ना एकदम सबसे लाइफ की सबसे भयंकर स्टोरी हो आज तक, मतलब ऐसा हो कि आपके हाथ पैर कांप गए हो, ये ऐसा किस आपसे आपके साथ बना ही ना हो। सो बेसिकली लाइफ का सबसे भयानक किस्सा सुनाने को कहा, और सच में उन्होंने जो सुनाया वो आज तक का मेरा सुना हुआ सबसे सबसे डरावना किस्सा है। एक्चुअली हुआ ऐसा कि वो जो दादाजी के जो फ्रेंड है मेरे, उनके पापा जो थे वो गांव के बहुत जाने माने पंडित थे। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। उनका स्पेशलिटी इस चीज में थी, भूतों को भगाना, भूतों के अगेंस्ट लड़ना, जिन वगैरह को लड़ना, लोगों के अंदर से आत्मा निकालना, इन चीज़ों का मेन इनका काम था, सबसे मेन। मतलब आसपास के पड़ोस के गांव में भी अगर किसी को भूत जिन इन चीज़ों को निकालना होता था तो उनको याद करते थे, या तो फिर उनके असिस्टेंट जाते थे। तो मतलब मेनली कारोबार सारा यही था कि भूतों से लड़ना है। तो उनके जो बेटे थे उनके पास भी वारसागत चीज आई, और वो भी यही चीज करते थे। बहुत पहुंचे हुए थे वो भी, अपने पापा की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ वो इसी राह पे थे। तो ये जो केस हुआ इनके साथ में, वो एक्चुअली हुआ इस तरह से कि इनके पास के ही गांव में एक आदमी था जिसका नाम था अनिल। उसका नया बच्चा हुआ था, 3 दिन का सिर्फ बच्चा था उसका। उसकी वाइफ थी, तीनों रहते थे साथ में। केस कुछ यूं हुआ कि उसका बच्चा जो है वो बहुत बीमार पड़ने लग गया था। लाइक 3 दिन का ही था, लेकिन कभी अचानक से ठंडा पड़ जाता एकदम ठंडा, कभी एकदम से जलने लग जाता कि हाथ कोई टच भी ना कर पाए, कभी रोने लग जाता तो ऐसा रोता कि रुकता ही नहीं। मतलब बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। 3 दिन का बच्चा, सिर्फ 3 दिन का बच्चा। डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली थक हार के वो गए बाबा के पास में, क्योंकि बहुत नॉन बाबा थे वहाँ के। जब वो वहाँ पे गए देखने के लिए, उस बच्चे को टच करते ही उन्हें बता दिया कि ये बच्चे के अंदर किसी आत्मा का सा है। छोटे से बच्चे के अंदर, 3 दिन के बच्चे के अंदर, सिर्फ टच करके बता दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने काफी सारी सिद्धि हासिल करी थी जो उनको मिली थी अपने पापा से। और ये होते ही वो थोड़ा सा अपने सेंसेस को और ज्यादा शार्प करते हैं, सोचते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि ये जिस भी इंसान की या जिसकी भी आत्मा है जो इस बच्चे के अंदर है, वो सेम ही ब्लड लाइन की है। मतलब इन्हीं के परिवार में से कोई है जिसकी आत्मा उस बच्चे के अंदर है, समझ रहे हो, एक 3 दिन के बच्चे के अंदर। एंड जैसे ही ये चीज बोलते हैं बाबा पंडित जी जो है कि ये आपके परिवार में से कोई है जिसकी आत्मा इसके अंदर है, ये सुनते ही अनिल जो है उसका बाप बच्चे का, वो तुरंत बोलता है कि मतलब पापा, वहीं रुक जाता है। पंडित जी तुरंत पूछता है कि पापा मतलब ये तुम्हारे पापा की आत्मा है? वो अग्री करता है कि हाँ पापा की आत्मा है। एक्चुअली हमारी फैमिली में ना कर्ज चल रहा है, जिस वजह से फैमिली में कोई भी इंसान, कोई भी कैसा भी इंसान हो, उसका जो बड़ा बेटा है जब वो जन्मेगा वो अपने आप मर जाता है। कुछ भी करके बड़ा बेटा मर जाएगा। जैसे कि अनिल का ही बड़ा भाई था, उसने दीवार पे सर मार मार के अपनी जान ले ली थी। और अनिल का खुद का बेटा, मतलब कि ये जो भी बच्चा हुआ उससे पहले एक बच्चा हुआ था, वो डिलीवरी के वक्त अपने आप मर गया था। तो इस तरह से कर्ज चल रहा था कि बड़ा बेटा इस फैमिली में जो भी होगा वो मर ही जाएगा। और दूसरा बच्चा था वो भी बीमार हो गया था, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाबा के पास आया था। अब पंडित जी पूछते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, फिर तो बहुत ईजी है। आपके पापा जी जो हैं जिनकी डेथ हुई है, आप मुझे बस ये बता दो कि उनका अंतिम संस्कार आपने किस तरह से किया था, प्रोसेस पूरी बता दो किस किस तरह से किया था। जरूर कोई गलती हुई होगी या तो कुछ तो दिक्कत है, तभी ये चीज हो रही है, पितृ गुस्सा हो गया होता है ना चीजें। तो अब शायद क्या पता उनकी आत्मा को शांति ना मिली हुई है, व्हाटएवर। तो वो प्रोसेस एक बार बता दोगे तो अपनी विधि में मुझे काम लगेगी, जिसको लेके मैं अपनी विधि कर सकता हूँ और पापा को जो है मुक्ति दे सकता हूँ और ये चीजें रोक सकता हूँ। ठीक है, अगर पापा ही है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो इतना में अनिल कहता है कि अंतिम संस्कार नहीं, हमने उन्हें दफनाया था। ये सुन के पंडित जी एकदम शॉक हो जाते हैं कि दफनाया था? तुम तो हिंदू हो यार, दफना कैसे सकते हो? ये चीज़ तो मुस्लिम्स में होती है एंड क्रिश्चियंस में होती है, हिंदू लोग तो जलाते हैं ना। जैसे ही ये सुनता है अनिल, उसके हाव भाव पूरे एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है, एकदम डर सा जाता है। उसको दिखता है साफ साफ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो चुकी है। अनिल एकदम डर के मारे बोलता है कि हम ना गरीब थे उस वक्त और पैसे नहीं थे बिल्कुल भी जलाने वलाने के, क्रियाक्रम करने के, तो हमने ऐसे ही दफना दिया था।
पंडित जी को तुरंत शक होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, सगा बाप था, कोई कितना भी गरीब हो लेकिन प्रॉपर क्रियाक्रम तो करेगा ही इंसान, दफनाने से अच्छा तो मतलब इतना तो पैसा लगता भी नहीं है जलाने के लिए। और शक था तो शक ही रहने दिया, ज़्यादा पूछा नहीं क्योंकि बेटा बोल रहा तो होगा सच, लेकिन एक दिमाग में खनका तो था उनके। फिर उन्होंने पूछा कि कोई बात नहीं, पंडित जी ने कहा कहाँ दफनाया था ये बता दो, तो उसको देख के उस जगह को छू के सेंसेस से पता लगवा लूंगा क्या सीन है क्या हुआ था, एंड मैं उसके अकॉर्डिंग फिर विद्या करूंगा अपनी एंड सब कुछ सही कर दूंगा। तो अनिल कहता है कि दफनाया कहाँ था, नहीं मुझे याद नहीं है। अब पंडित जी को धीरे धीरे शक ना थोड़ा सा और बढ़ने लग गया इस पे कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि सगे बाप को दफनाया किसी ने याद कैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई दफनाया मतलब कब्रिस्तान में दफनाया होगा, और कहाँ दफनाया, बोलता नहीं कब्रिस्तान में नहीं, अलग से एक जमीन थी वहाँ दफना दिया था। तो कहता ठीक है बताओ कौन सी जमीन थी, बोलता नहीं याद नहीं है। तो सगा बाप है तुम्हारा, कैसे याद नहीं है। बहुत हुआ, वो बहुत गुस्सा हो गए पंडित जी, ये काफी टाइम तक चली बात, और पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि तुम पागल हो, तुम्हारे सगे बेटे का सवाल है, जो छुपा रहे हो बता दो मुझे कहाँ है, कहाँ दफनाया था, तो तुम्हारे बच्चे को बचा पाऊंगा मैं। तो ये सुन के अनिल थोड़ा पिघलता है क्योंकि 3 ही दिन का बच्चा था, बच्चे के लिए तो कोई माँ बाप कुछ भी करेगा। तो फाइनली वो मानता है कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ दफनाया था। तो पंडित जी कहता है कि ठीक है एक काम करो तुम यहीं रुको। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ, क्रियाक्रम सारे कर दूंगा, परफेक्ट जगह मुझे बता दो, खोद वोद के प्रॉपर कब्र जब निकाली जाएगी। तो उस चीज़ का एक डर भी था कि कब्र जब निकालेंगे अगर खोलेंगे उस चीज़ को तो आत्मा क्या पता मतलब और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, कहता है आई डोंट नो, तो उस चीज़ से उसके बच्चे को इफेक्ट हो सकता है। तो उसके बच्चे को घर पे सुला दिया और उसके बच्चे के चारों तरफ ना चावल के दाने बिखेर दिए और कुछ विधि छोटी सी कर दी कि सेफ रहे बच्चा और उसके घर वाले। और पंडित जी के तो असिस्टेंट से चले जाते होते हैं जो, उनको घर पे छोड़ दिया कि ताकि सेफ रहे इन चीज़ों से। पूरे घर का एक बारी पूरा वो धागे आगे बांध दिए एंड फिर वो गए उस जगह पे जहाँ पे कब्र थी। फाइनली पंडित जी वहाँ पहुँचता है कब्र पे, कब्र खोदी जाती है, कब्र एकदम नॉर्मल सी कब्र होती है जैसी होती है। एंड पंडित जी के पास ये विद्या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि टच करके जो पता लगाता है कि ये क्या चीज़ है, इसका बैक स्टोरी क्या है, सब चीज़ें टच करके सेंसेस उनके खुल जाता है, पता चल जाता है कि क्या है इसके पीछे की बैक स्टोरी। तो पंडित जी जैसे टच करते उसको, टच करते एकदम उनको जागरूक होता है दिमाग में कि ये जिसकी बॉडी है अंदर वो पक्का कोई बूढ़ा इंसान तो है नहीं। अब अनिल खुद 30-35 साल का था, उसके पापा कम से कम होंगे 60-70 साल के तो होंगे, बट नहीं, जिसकी बॉडी और जिसकी आत्मा थी उस कब्र के अंदर वो कोई यंग इंसान है। तो एकदम से अचंभित हो जाता है कि यंग इंसान कैसे, उसके बाप यंग कैसे हो सकता है, ये कब्र के अंदर यंग इंसान कैसे है, ये सब सोच ही रहे होता है। इतना में उनका एक असिस्टेंट भागते हुए आता है, एकदम हावड़ा बावड़ा होते हुए आता है कि पंडित जी पंडित जी पंडित जी हमें कुछ हो रहा है घर पे, जहाँ पे अनिल और उसकी फैमिली थी। पंडित जी सुन के तुरंत कहता है कि चलो तुम जाओ फटाफट से हवन की तैयारी करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कंकाल निकालता है सारे कब्र से, जो भी अंदर थे उसके पापा का जो कंकाल है जो उसने कहा था अनिल ने, निकालता है और उसको जला के मोक्ष प्राप्ति कराने की तैयारी करवाते हैं। पंडित जी ये सारा काम करके 5 मिनट के अंदर फटाफट से घर पास में होता है, भागते एकदम से जाते हैं, देखते खिड़कियाँ अपने आप बज रही है जोर जोर से, लाइट्स चालू हो रही है बंद हो रही है, पूरे घर की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही है। अगल बगल के सारे घर हैं उनकी लाइट्स ऑन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं के घर की लाइट है जो ऑन एंड ऑफ हो रही है, खिड़कियां बज रही है, दरवाजे बज रहे हैं, कोई हवा का सोर्स नहीं है इतना ज्यादा। सबसे शॉकिंग पार्ट तो यह है कि 3 साल का बच्चा है वो एकदम से गर्म हो जा रहा है एंड अचानक से जोर जोर से हंस रहा है। अब इमेजिन कर पा रहे हो एक 3 दिन का बच्चा हंस रहा है जोर जोर से, जितना उसकी कैपेसिटी है, और तप रहा है बहुत जोर जोर से। अचानक से अनिल की बीवी के अंदर कुछ आ रहा है, उब के आ रहा है, उसको अचानक से करके उब के आ रहा है, झटका सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ आना चाह रहा है, और बहुत चीजें एक साथ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है ये। इतना पंडित जी यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है खिड़कियां बनना शांत हो जाती है। ऑल्सो जब पंडित जी ने कब्र टच की थी, अचानक उन्हें हवा का भटका सा महसूस हुआ था। उन्हें पता चल गया था कि जो आत्मा है वो जो भी आत्मा थी कब्र के अंदर वो एकदम से गई है। बट उनके लिए इतनी बड़ी बात थी नहीं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये केस सॉल्व कर रखे थे, बट ये फील हो गया था कि वो स्ट्रांग आत्मा है बहुत ज्यादा। अब बाप की आत्मा इतनी ज्यादा स्ट्रांग क्यों है और वो अपनी फैमिली के साथ बुरा क्यों करना चाह रहा है ये उनको समझ नहीं आ रहा था। बट अचानक से इतना कुछ हो गया, वो भागते हुए आए घर पे एंड उन्होंने देखा ये सारा होते हुए, लेकिन वो कूल थे, काम थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस ऑलरेडी देख रखे थे। तो आते ही उन्होंने सारे जितने भी हवन की सामग्री तैयारी थी, चेले चाटों को बिठाया, हवन शुरू कर दिया। जाते ही अपना मंत्र अंतर पढ़ के जैसे ही वो भभूत या जो भी था वो हवन कुंड में ऐसा फेंका, अचानक से खिड़की दरवाजे बजना धीरे धीरे शांत हो गई। अब पंडित जी कंटिन्यू कर रहे हैं हवन, 10-15 मिनट हो गई। यहाँ उनका बच्चा है उसकी बीवी के गोद में, ठीक है, चेले चाटे उनके सामने बैठे हुए हैं, वो भी मंत्र पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ, एंड अनिल उनके चेले चाटों के पीछे खड़ा है, मतलब पंडित जी के सामने दिख रहा है, टेंशन में बहुत ज्यादा सोच रहा है। 10-15 मिनट हुई, वो पढ़ रहे
एंड होने ही वाला था। उन्होंने लास्ट में जब किया, जैसे ही वो एकदम हुआ, आग का भपका सा आया, अनिल घबरा के सीधा सिर्फ इतना ही बोल पाता है, भैया। एंड तुरंत वो हवा सीधी गई, उड़ती हुई फील हुई सबको, एकदम से गई अनिल के अंदर। उसे झटका लगा, वो उल्टा मुड़ा और बहुत तेज भागा। दीवार की साइड में टेबल था, कोने पे जाके जोर से 4 बार सर मारा, अपना सर फोड़ दिया और वहीं मर गया। जैसे ही उसकी वाइफ ने देखा कि उसके पति 4 बार सर मार के अपना सर फोड़ लिया है, मर चुका है, नीचे गिर चुका है, मतलब इतनी खतरनाक हालत थी, पूरा फट चुका था, इंसान बचेगा ही नहीं। उसकी बीवी बहुत जोर से चिल्लाई, रोते हुए चिल्लाते हुए उसके पास गई। जैसे उसके पास पहुंची, उसको उठाने की कोशिश की, अचानक से अनिल की वापस आँख खुली और वो एकदम से खड़ा हो गया। अब आप इमेजिन करो, हवन चल रहा है, अंधेरी सी रात है, उसका सर पूरा फटा हुआ है, खून खून हो रखा है, यहाँ से मांस पूरा फटा हुआ अंदर तक दिख रहा है। वो खड़ा हो गया अचानक से। अब ये चीज़ भी आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके भैया जो थे उनने भी 4 बार अपना सर मार के अपनी जान दे दी थी। एंड इसने भैया बोलने के बाद सेम चीज़ की। ये थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि शायद उसके भाई की ही आत्मा है जो अंदर आई है इस बार, बट वो क्यों ऐसा कर रही है। वो एकदम से उठा, आँख एकदम चौड़ी चौड़ी थी, घूर के बोला अपनी बीवी को, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें पता तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें मार रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मार रहा हूँ। इतना बोलते ही पंडित जी का आखिरी हवन कंप्लीट होता है एंड अचानक से वो बेहोश होता है। उसके अंदर से वो जो भपका था हवा का, एकदम से बाहर निकलता है, हवा में गायब हो जाता है। ये सब होने के बाद में अनिल वापस वहीं पे मर जाता है। वो रात बहुत बुरी जाती है, रोना धोना होता है ऑब्वियसली, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि इसको अंतिम संस्कार करता है इसका, वरना ये भी भटकेगा इसी तरह। उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, इसका अंतिम संस्कार इसको जला के नहीं करेंगे, इसको दफनाना है। पंडित जी कहते हैं दफनाना है, क्यों? तो कहती है कि एक्चुअली ऐसा है कि इनकी विश थी ये हर बार कहते थे कि जब मैं मरूंगा तो मुझे अपने भाई के बगल में ही दफनाना, मेरी सबसे बड़ी एक ही इच्छा है, बस मुझे अपने भाई के बगल में दफनाना है और कुछ नहीं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, अगर इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी, वरना अगर आत्मा की इच्छा पूरी नहीं करोगे तो वापस आएगी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब दफनाने के लिए वो चले जाते होते ही वो खोदने वाले वहाँ पे जाते हैं। अब वो खोदते हैं एक्चुअली वो बताना भूल गया, वो जो कब्र जो थी जो पहले खोदी थी वो पापा की नहीं थी, वो भाई की थी, इसलिए वो यंग आत्माओं ने फील हुई थी पंडित जी को। तो बेसिकली चले चाटे वापस खोदना स्टार्ट करते, क्योंकि बारिश हो गई थी उस रात को, तो गड्ढा अड्डा भर गया था, सब कुछ वापस जमीन समतल हो गई थी। गिलपिली जमीन थी तो अपने आप जल्दी से खुदती है, ठीक है, बारिश की वजह से खुदते खोदते हैं। एंड ये बेसिकली अनिल के जो बॉडी थी उसको उसके भाई की ही कब्र के अंदर दफनाने वाले थे। अब भाई को तो मोक्ष प्राप्ति करवा चुके थे ऑलरेडी, तो अब कब्र तो खाली थी, अनिल को उस कब्र में डालने वाले होते हैं। बट खुदते खुदते एक चेला होता है, उससे फील होता है कि पंडित जी ये कब्र जो है इसके नीचे ना खुद नहीं रहा, कुछ आवाज़ आ रही है। तो पंडित जी कहते हैं क्या होगा, ज़मीन ही तो है और क्या है। बोलते हैं नहीं आवाज़ आ रही है कुछ लकड़े जैसी। तो दोनों चले जाटे खोदते और ज़्यादा ट्राई करता है, तो वहाँ पे से निकलती है एक और कब्र। इस बार ये कब्र जो है वो बड़ी वियर्ड होती है, क्योंकि सपोज उसके भाई की कब्र यूँ थी तो उसके नीचे जो कब्र थी वो कुछ इस तरह से नीचे की साइड, मतलब कि क्रॉस का साइन बना रही थी, प्रॉपर क्रॉस का साइन जो क्रिश्चियन लोगों का होता है। एंड गेस व्हाट, वो जो नीचे कब्र थी वो कितने ही फिट की होगी, इंसान 5-6 फिट का होता है, वो कब्र थी कम से कम 12-13 फिट की। अब ना वो कब्र जैसे दिखती है, सबका ना एकदम नेगेटिव सा माहौल हो जाता है, सबको गंदा सा फील आता है, एकदम वाइब होते हैं ना चेंज हो जाते हैं, सडनली माहौल चेंज हो जाता है, अगल बगल के लोग ऐसा लगता है कि बस ऐसे निकल जाए, इस जगह से दूर भाग जाए कुछ करके, अजीब से विजन आने लग जाता है। एंड ये सब हो रहा होता है तो पंडित जी ना टच करते हैं, अपने सेंसेस की पावर यूज़ करने के लिए टच करते हैं उस कब्र को। एंड जैसे ही टच करते हैं एकदम झटका लगता है, वो पीछे जाके गिरता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये जिस चीज़ के साथ डील करने वाले हैं, ये करने जा रहे हैं, वो कोई बहुत साधारण सी आत्मा नहीं है, कोई नॉर्मल सा जिन वगैरह कोई नहीं है, ये कुछ बहुत ही एक्सट्रीम पावर है जिससे इनका पाला आज तक नहीं पड़ा। ये फील तो उन्हें हो जाता है कि ये इनकी बस की बात अभी के लिए तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे दिन के थके हुए हैं, अभी इसके लिए ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो विधि करके अगर कुछ हो गया तो खुद की जान के साथ तो हाथ धो बैठेंगे, साथ में छोटे बच्चे की और अनिल की बीवी की भी जान जाएगी, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो सोचते हैं कि एक काम करता है, छोटी सी विधि करता है, चावल के दाने वगैरह डाल के उस कब्र को साइड से, ताकि सेफ रहे। हालांकि उनके काबू में था नहीं, वो सोचते हैं कि कल आऊंगा फ्रेश एनर्जी के साथ में, फिर इसका कुछ निवारण करेंगे दिन में आके, तब थोड़ा सा ये आत्मा जो है वीक होगी शायद, तो वो सोचते हैं कि आज चले जाते हैं घर पे
रेस्ट करता है, नींद प्रॉपर होगी तो फ्रेशली काम कर पाएंगे कल आके। तो आज के लिए वो सिर्फ थोड़ा सा सेव करके उस चावल के दाना डाल के वहाँ पे चले जाता है, घर पे जाके रेस्ट करता है। रेस्ट करने के लिए सोता है, उनको पता होता है कि अगला दिन बहुत ही लंबा जाने वाला है, बहुत भयानक जाने वाला है। सोते ही उन्हें बहुत अजीब विजन आना स्टार्ट हो जाता है। सपने में कटी हुई बिल्ली दिख रही है, मरा हुआ कुत्ता दिख रहा है और बहुत गंदी गंदी चीजें दिख रही है, उल्टी दिख रही है, खून, ये वो, एंड बहुत उनके दिमाग में एकदम नेगेटिव चीजें चल रही होती है ना। सडनली उन्हें एकदम से व्हाइट बैकग्राउंड दिखता है, कामनेस फील होता है। सडनली दूर से उनके जो पापा जी थे, उनके पिता जो बहुत ही महान पंडित थे उस जमाने के, मैंने आपको बताया था स्टार्ट हो जैसा कि, वो उन्हें दिखता है। उन्हें एकदम सूदिंग फील होता है, कामनेस फील होती है। उसके पापा उसके पास आके कहते हैं कि बेटा जो काम तू करने की सोच रहा है ना वो मत कर, वो अभी तेरे बस की शायद नहीं है। वो जो इतना सोच रहा है तू उससे कई ज्यादा डेंजरस है और रिस्की भी है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये सुन के पंडित जी एकदम शॉक तो हो जाता है कि ऐसी क्या चीज है भाई कि पापा मुझे बोल रहे हैं सपने में ही। बट वो कहते हैं कि पापा लेकिन इसमें उस छोटे से बच्चे की क्या गलती है, उसकी जान तो मुझे बचानी पड़ेगी ना। उसके पापा की डेथ हो गई, उसके घर पे उसको संभालने वाला कोई नहीं है। उसके बड़े पापा मतलब जो भाई था अनिल के, उनकी डेथ हो गई, दादाजी खत्म हो गए, अब उसे संभालेगा कौन है? उसकी मम्मी भी खत्म हो जाएगी तो बचेगा कौन उसके लिए? तो उसे तो मुझे बचाना ही पड़ेगा कुछ करके। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है सत्य की राह पे चलना है ठीक है, पर उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस सहने होंगे। और अगर कल तुम्हें उसे सामना करना है उसका, तो सुबह जल्दी 4 बजे जाओ, ब्रह्म मुहूर्त होगा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही तुम्हें जाके सबसे पहले रामायण का पाठ करना है। रामायण का पाठ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, पूरी रामायण का पाठ, सब कुछ, ताकि वहाँ का माहौल जो है नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव हो। उसके बाद में तुम अपना क्रियाक्रम कर सकते हो, कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आत्मा जिसकी भी है, और जो भी क्रिएचर जो भी है वो मानते हैं उस चीज़ को। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं एंड पहले 4 बजे जाके रामायण का पाठ करना स्टार्ट कर देता है। 2 घंटे के अंदर वो पूरी रामायण का पाठ करता है। अब रामायण वगैरह सारी पढ़ ली गई, माहौल नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा था। सुबह होने वाली थी, धीरे धीरे थोड़ी सी किरणें आ रही थी, अंधेरा ही था, सब कुछ अंधेरा ही था, किरणें आना स्टार्ट होने ही वाली थी, बस ठंड का माहौल था तो दिन थोड़ा लेट होता है। हवन करने के लिए उनने सारी सामग्री रेडी रखी थी उनके सामने, कबर के जस्ट सामने, कि कुछ भी हो। उनको पता था कि बहुत ही कुछ नेगेटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है उसके अंदर। तो प्रिपरेशन इतनी ज्यादा थी कि उनने 2 की जगह 10-15 कम से कम चेले चाटे पे रखे थे अगल बगल में, और हर चीज, कंकाल की खोपड़ी से लेके मोड़ी, नारियल, ये वो, की वो क्रिएचर जहाँ से भी आया उसे कहीं भी कैद कर सके। चाहे नारियल के अंदर वहां से निकला तो उसके अंदर, वहां से निकला तो उसके अंदर, असिस्टेंट जो लोग है, चेले चाटे जो लोग असिस्टेंट, वो कहीं पे कुछ कर सके, सब कुछ प्रिपेयर था कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए वो छूट के जाना नहीं चाहिए। और माहौल भी पूरा सेट था, पॉजिटिव हो चुका था, तो सब कुछ तैयार था कि अब प्रॉपर युद्ध में उतरा जा सकता है। सबको पता था कि इसके अंदर जो भी है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पंडित जी ने आज तक इस लेवल का कभी कुछ नहीं किया था। उनके लिए बाएं हाथ का खेल था छोटे मोटे आत्माएं जिन निकालना, तो लेकिन ये कुछ बहुत ही बड़ा था, सबको पता था। हाँ, फाइनली वक्त आता है, कब्र को खोलने का आदेश दिया जाता है पंडित जी के द्वारा। पीछे से 2 बंदे आते हैं, एक्चुअली उसमें लॉक होता है बहुत भयंकर, वो इतनी इजी नॉर्मल कवर नहीं होती, बहुत खतरनाक लॉक होता है, जिसे खोलना ही बहुत मुश्किल होता है। उसको खोलने में ही कम से कम 15-20 मिनट जाता है, आधा घंटा। चेन से बांध रखा है, साकड़ बांध रखी है, ऊपर लॉक्स पे लॉक्स पे लॉक्स, जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज है। कबर के अंदर कौन लॉक लगाता है? ऐसी क्या चीज है कबर के अंदर लॉक लगाना पड़ जाए? एक मुर्दे के लिए लॉक कौन लगाएगा? लेकिन इतनी ज्यादा सेफ्टी के साथ उसको बांध रखा था कि पूछो मत, पूरी लपेटी हुई थी कि बच्चे खुल ना जाए कुछ तरह से। पंडित जी समझ गए थे कि जरूर किसी ने जिसने बांधा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान खुद भी है, कि इसको कैद किया है। फिर फाइनली सारा लॉक खुलता है एंड 2 चेले चाटे रस्से से उसे खींचता है। जैसे ही आप देखिएगा उस ताबूत का, उस कबर का गेट खुलता है, सब शांत। अचानक से एक अजीब सी शांति पूरे वातावरण में घुल जाती है, एकदम शांत। दूर से आवाज आती है एकदम चिल्लाने की, कुत्ते की करके एकदम से आते हैं, कुत्ते कैसे बिलबिलाते हैं। अगर उसको लात मारोगे तो गंदी जमीन है, कीचड़ लगा हुआ है, वहां पे घसीटता हुआ कुत्ता आता है एकदम से, बहुत तेज चिल्लाते हुए, घसीटते हुए, एकदम स्पीड में। कितनी आप स्पीड पकड़ सकते हो, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी स्पीड में सूं करके आता है, दूर से अपने आप खिंचा हुआ आ रहा है। एंड एक टाइम बाद वो हवा में से फ्लाई करता है, जैसे कोई खींच रहा है बहुत स्पीडों से, सूं करके आता है, एकदम फटाक से आता है, कब्र के किनारे पे ऐसे लगता है जोर से। वो इतनी स्पीड में होता है कि कुत्ते के 2 हिस्से हो जाते हैं, वो फट जाता है पूरा। उसका पूरा खून जो है कुत्ते का, वो कब्र में बीचों बीच गिरता है। और वो गिरता है किस चीज के ऊपर? लोग खड़े होकर जाते हैं देखने के लिए। वो गिरता है क्रिएचर के ऊपर। वो क्रिएचर
इतना भयानक, इतना ज्यादा डरावना था। इससे ज्यादा भयानक चीज पंडित जी ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी थी। उन्होंने इतने केसेस सॉल्व किए, इतना कुछ देख लिया दुनिया में, लेकिन इससे ज्यादा भयानक क्रिएचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना वो भगवान, ना शैतान, ना जिन, ना इतनी कुछ नहीं था। वो सब चीज का मिक्सर, अजीब सी शक्ल का क्रिएचर था कोई, जिसे बनाया इस चीज को। बहुत वियर्ड। पंडित जी उसके शक्ल को डिस्क्राइब करने से डर रहे थे, उसकी पूरी बनावट को डिस्क्राइब करने से डर रहे थे। उनको ये डर था कि अगर वो अभी डिस्क्राइब करें तो कहीं उनके साथ इतना कुछ बुरा ना हो जाए। वो चीज़ होने के इतने टाइम बाद भी उस चीज़ से वो डर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा पंडित जी ने बताया, ज़्यादा तो नहीं, कि वो कहते हैं कि वो क्रिएचर इतना भयानक था, उसको अगर देख लो तो आपके रातों की नींद उड़ जाए, आप सालों साल सो ना पाओ। वो पंडित जी जिन्होंने ये चीज़ें ऑलरेडी देख रखी है, वो आज तक इससे हॉन्ट होता है। कहते हैं कि वो क्रिएचर की एक आंख इतनी बड़ी थी कि पूरा मेरा पंजा आ जाए, और एक आंख इतनी छोटी थी कि मेरी उंगली के बराबर। पूरी बनावट ही बहुत अजीब थी। अजीब अजीब जगह से बाल निकल रहे हैं, रुआटे निकल रहे हैं, कहीं से हाथ निकल रहा है। बहुत अजीब चीज। अब पूरा उनने नहीं बताया, बट थोड़ी बहुत जो आंख की चीज बताई थी वो सुन के ही मैं तो चक्कर खा गया। मैं कहा ये क्या बोल रहे हो आप, उन्होंने देखा कैसे? इतना भयानक क्रिएचर था वो क्या था कुछ नहीं पता, उसको क्या नाम दे वो आज तक नहीं पता। वो क्रिएचर था कुछ बहुत गंदा, इसके ऊपर खूनम खून हो गया पूरा वो, और वो खून की स्मेल से वो क्रिएचर जागा सबके सामने।